हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 हिस्ट्री से चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अरबिक नगर। इससे पहले के दो चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं पुरानी भवन का संरक्षण। इसमें दो बच्चे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि एक खंडर जैसा घर है, उसके आसपास लोग खड़े हुए हैं और उसकी कुछ तारीफें कर रहे हैं और उनमें से एक कहता है कि इसको बचाने के लिए हमें मंत्री को पत्र लिखना चाहिए। तो ये थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि इस खंडर को बचाने के लिए लोग इतना ज्यादा प्रयास क्यों कर रहे हैं और इससे इतना लगाव क्यों है। इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो कि है जगह हड़प्पा मिली इनको। जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसमें से एक इंजीनियर था, उनको ये साइट मिली थी जो आधुनिक पाकिस्तान में, आज के समय में पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा खंडर एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडों से हजारों ईंटें जो है उखाड़ के ले गए। उन्होंने उस जो खंडर था उससे जो ईंटें निकाली उन्हीं से रेलवे लाइन जो है बिछा दी। इससे हुआ क्या, जो वो पूरी सभ्यता थी वो पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। उसके लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकों ने इस स्थल को ढूंढा था। इसे ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था, इससे 80 साल पहले उसको खोजा गया था। तब ये पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल वर्ष पहले हुआ। तो इनमें जो शहर थे, हड़प्पा के जो शहर थे, उनका टाइम पीरियड बताया हुआ है 4700 साल पहले का। उसके बाद देखते हैं इन नगर, इस जो हड़प्पा में नगर थे उनकी विशेषता क्या थी। अब इन विशेषताओं को ध्यान से पढ़ेंगे। इन नगरों में से कई को दो से ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था, दो में बांटा जाता था। एक को हम पूर्व से समझेंगे, एक को पश्चिम से। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था, जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था और ये ऊंचाई पर स्थित होता था, ऊंचाई पर बना होता था। पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। जो पूर्वी भाग था तो बड़ा, बट ये नीचे के इलाके में आता था। उसके बाद है ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकों ने नगर या दुर्ग कहा। इसको बोला गया नगर और दुर्ग। और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया निचला नगर। इन दोनों हिस्सों की चार दीवारियां जो है पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद भी दीवारों को ये दीवारें ऐसे कैसे खड़ी रहती थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, इमारतें होती थी, वो देखेंगे। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ये कहाँ था? मोहनजोदड़ो में एक तालाब था जिसे पुरातात्विकों ने महान स्नान गृह कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी जगह था ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, डिटेल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर ये एक स्नान गृह है तो दोनों तरफ से जाने के लिए इसमें सीढ़ियां, इसकी शायद पिक्चर भी दे रखी होगी, ये रहा। हाँ, तो दो तरफ से चढ़ने के लिए उतरने के लिए जो है सीढ़ियां हैं। ये जो स्पेस है यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था और इसके आसपास जो है कमरे बनाए गए थे, वो भी देखते हैं हम। आगे डिटेल्स पढ़ेंगे इसमें। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चारकोल की परत बनाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए जो पानी होता था वो कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था। अब क्यों इसका यूज होगा ये देखते हैं। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कुछ नंबर ऑफ पर्सन होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसी स्पेशल ओकेजन पर यहाँ पे आके स्नान करते थे। अब देखते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ पे दो लोकेशन बता रखी है, एक कालीबंगा, एक लोथल। यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे होते होंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार भी मिले हैं। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में और कहाँ लोथल में। ये रहा लोथल। यहाँ पे क्या मिले हैं? बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब इसे ऊपर देख लेते हैं हम। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, पाकिस्तान की कौन-कौन सी जगह? पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये चार स्टेट दे रखे हैं, प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से देखो, ये जो जितना भी एरिया है ये सारी की सारी यही स्टेट कवर कर रहे हैं। इंडिया के कौन से स्टेट हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातात्विकों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये हड़प्पा समय के जो है बर्तन कैसे थे, वो कैसे मिट्टी के बनते थे, कैसे डिजाइन होते थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चित्र बने हैं पत्थर के बाट, मोहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि तक जो है यहाँ मिले हैं। ये जो साइट्स बता रखी हैं, जो चार नाम दिए हैं यहाँ पे। अब इसका एक ये जो है चित्र दे रखा है, ये हमने अभी देखा और इसकी डिटेल भी हमने पढ़ ली। आगे देखते हैं भवन, नाले और सड़कें। ये नगर था पूरी की पूरी जो है एक सिविलाइज्ड एरिया था यहाँ पे। तो हर तरीके की चीजें देखेंगे हम, ड्रेनेज सिस्टम से लेके भवन, बिल्डिंग कैसी थी, सड़कें कैसी थी, पूरा का पूरा जो है डिटेल में देखेंगे। अब हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो ब्रिक है वो भी प्रॉपर जैसे आज के टाइम में होती है वैसी दिखाई दे रही है और बिल्कुल ऐसी दीवार जो है प्रॉपर तरीके से बनती हुई और जैसे आज के समय में बनती है वो प्रॉपर डिजाइन जो है दिखाई दे रहा है। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। बीच में आंगन बना दिया और इसके चारों ओर जो है कमरे बना दिए गए। अधिकांश घर में एक अलग स्नान गृह होता था, जैसे कि आज हर घर में देखने को मिलता है। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जो नाले बन गए हैं उनको ढककर रखा जाता था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ये पूरा का पूरा जो है बताया जा रहा है कैसा सिविलाइजेशन था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। एक स्लोप बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। मतलब घरों के अंदर भी नालियां होती थी और वो बाहर जाकर जो मेन नाली होती थी उससे कनेक्ट हो जाती थी, जो बाद में बड़े नाले से जाके मिल जाती है। जैसे कि सीवर वगैरह होते हैं, हम आज भी देखते हैं सड़कों में जो सीवर होते हैं वो घरों से निकलने वाला जो ड्रेनेज पाइप होता है उससे कनेक्ट होता है। वैसे ही कुछ ही था। नालों के ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए देखभाल और सफाई की जाती थी। मतलब प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम था। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था, प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता था। अब देखते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यहाँ के शासक लोगों को बेचकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद उन चीजों पर भी लिखते होंगे जो आज के समय में बच नहीं पाई है, जैसे कि किसी हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखवाया है वो चीजें। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। अब इनमें दोनों को बताया गया है, मेल और फीमेल दोनों ही जो है शिल्पकार का काम करते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। जैसे कोई इंसान कहीं ट्रैवल करता है तो अपने साथ अपना कल्चर, अपनी स्टोरीज और काफी चीजें साथ लेके चलता है और जहां से ट्रैवल करके आया है वहां से भी कुछ चीजें अपने साथ लेके आता है। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, जो नीचे पिक्चर दे रखी है इसमें दिखा रखा है। अब ये जितनी भी चार पिक्चर्स हैं इनको थोड़ा सा बता रखा है ये कहाँ की पिक्चर्स हैं। जो सबसे ऊपर वाली पिक्चर है उसमें बताया है मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उसमें बना नाला, ये जो साइड में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये नाले को दिखा रहा है। ऊपर एक कुआं है, उसके साइड में जो ये बता रखा है ये कुआं है। उसके बाद है बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। ये जो मोहर दे रखी है इसके बारे में बताया गया है, डिफाइन किया गया है। इस मोहर के ऊपर कुछ चिन्ह एक खास लिपि में लिखे हुए हैं। जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ये किसी अलग से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। महाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, इसे पढ़ नहीं पाए हैं, इस लिपि को हम समझ नहीं पाए हैं। इसके बाद ये जो पिक्चर दे रखी है इसमें दे रखा है दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ये मिट्टी से बने हुए बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह बनाए हुए हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं नगर और नए शिल्प।
आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों के बारे में नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातात्विकों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये जितनी भी धातुएं थी इनसे क्या क्या बनता था? औजार बनते थे, टूल्स बनते थे, हथियार बनते थे, ऑर्नामेंट्स बनते थे, गहने बनते थे, इवन ये जो है बर्तन वगैरह यूटेंसिल्स वगैरह भी बनते थे। सोने और चांदी के से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षित वस्तुओं में मन के बाट और फलक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पिक्चर्स दे रखी है इनको वन बाय वन इनके नीचे एक्सप्लेन भी कर रखा है। आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इंपॉर्टेंट है किस चीज़ की होती थी? पत्थर की होती थी। इन आयताकार इनका जो शेप होता था वो रेक्टेंगुलर शेप होता था, एक आयत के आकार का होता था। मोहरे थी सामान्यतः, इन पर जो चित्र होते थे वो जानवर के चित्र होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं ये पिक्चर इसमें दे रखा है ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये जो है ये पत्थर के बाट है, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया जाता था, तो बाटों को बनाया जाता था चर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया जाता है। इसका यूज़ क्या होगा? जो प्रीशियस चीज़ें थी उनको तोलने के लिए किया जाता था। आगे है मध्य में बाएं मन के। अब इस तरफ हम देखते हैं तो ये एक ज्वेलरी जैसा दिखाई दे रहा है। इनमें से कई कॉर्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। तो जो कौन सा पत्थर है? कॉर्निलियन पत्थर करके है, उससे ये बनते थे। पत्थर को काटकर और तराश कर मन के बनाए गए हैं, मोती बनाए गए हैं, इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। आगे है ये जो पिक्चर है इसमें दे रखा है पत्थर के धारदार फलक है, ये बिल्कुल ऐसे पहनने से जो है शार्प औजार बना रखे हैं इसमें। और फिर एक पिक्चर और है, ये जो पिक्चर है इसमें दे रखा है कढ़ाईदार वस्त्र जो इन्होंने ये पहना हुआ है, इस पे कढ़ाई हो रखी है। पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, साइड दे रखी है प्रॉपर कहाँ से मिली है, उसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। जो ये जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं इस पे कढ़ाई हो रखी है, ये भी दिखा रखा है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। 7000 साल पहले जगह है मेहरगढ़ और यहाँ पे कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्यान से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती है और पता चलता है कि इसी एरिया में ये चीज़ें होती होंगी या कहीं से मंगाई जाती होंगी। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ कौन होते हैं? आप देखते हैं डेफिनेशन दे रखी है, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, मतलब वो प्रॉपर सीखता है उस चीज़ को बनाने के लिए। इसका हमें पता कैसे चलता है? पत्थर जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, पत्थर तराशना, बन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकरी करना। ये जो चित्र दे रखा है 36 पेज नंबर पे, मतलब कि ये जो चित्र दे रखा है इसको दिखाया गया है और बताया गया है कि देखो कि जो इसमें पूरी प्रॉपर डिटेलिंग दे रखी है कि ये आंखें हैं, ये नाक है, ये लिप्स हैं, ये प्रॉपर किसी ना किसी विशेषज्ञ का काम है। इसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है ये, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि ये काम सिर्फ पुरुष करते थे या महिलाएं करते थे या दोनों ही करते थे या कौन इस काम में दक्ष थे। आप देखेंगे फेंस ये क्या होता था? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जो पत्थर और शंख है वो नेचर में एज इट इज आपको मिल जाएंगे, पर ये जो चीज़ है फेंस है इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता था। इसका प्रोसेस बता रखा है। बालू या सॉफ्ट एक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। ये एक शाइनी सा जो है क्ले जैसा होता था। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे, हरे रंग के होते थे। नीला रंग या हरे रंग इस पे जो है ऐसा किया जाता था। फेंस से मनके, इससे बनता क्या क्या था? मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनती थी, बाले बनते थे, कुछ बर्तन भी बनाए जाते थे। उसके बाद है कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, मतलब नेचर में है, उसको बनाना नहीं पड़ता, वो नेचर में है, जैसे कि लकड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें। या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, या फिर कोई किसान या कोई एनिमल को कोई अगर वो कर रहा है, पाल रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको भी कह देते हैं हम कच्चा माल। जैसे लकड़ी या धातु के आयस्क, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल, जो आयरन ओर होते हैं उनको भी। इनमें कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, इनसे कई तरह की चीज़ें बनती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जैसे किसान ने कॉटन उगाया है, कपास उगाया है, उसको हम कच्चा माल कहेंगे। इसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है और फिर उसको कताई बुनाई करके एक प्रॉपर जो है कपड़ा बनाया जाएगा, फैब्रिक बनाया जाएगा, उसको तैयार माल बोलेंगे। उसके बाद हड़प्पा को रिलेट करते हुए इसमें बता रखा है, हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी। जो हड़प्पा के लोग थे वो स्टार्टिंग में हमें क्या बताया कि कुछ चीज़ें तो हमें प्राकृतिक रूप में मिलती है, सेम वही चीज़ यहाँ पे रिलेट करके बताइए कि हड़प्पा के लोगों को कुछ चीज़ें तो वही मिल जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आयात करके मंगाते थे, आयात करते थे। उनमें आता है तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, जो प्रीशियस स्टोन होते हैं, जो बिल्कुल महंगे पत्थर होते हैं, उनको भी बाहर से मंगाया जाता है, दूर दूर से। अब उसके बाद था ये कौन सी चीज़ कहाँ से मंगा रखी है? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमन से भी तांबे का आयात किया जाता था। दो जगह से किया जाता था, राजस्थान से और ओमन से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु, अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, जो कांसा था उसको बनाने के लिए दो चीज़ों को मिक्स किया जाता था, तांबा और टीन। इसमें जो टीन है उसका आयात मतलब उसको कहाँ से मंगाते थे? ईरान से मंगाते थे और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसमें सोने का आयात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से। वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट सोने का ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से देखते हैं, इस चित्र को देख लेते हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मोहर। ये खिलौने का चित्र है, ये मोहर का चित्र है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं? ये जो चित्र है ये किसी बड़ी चीज़ को छोटा सा बना के दिखा रखा है, मिनिएचर बना के दिखा रखा है। इसका मिनिएचर तभी पॉसिबल हुआ ना जब ये एक एक्चुअल फॉर्म में होगा, मतलब एक बड़ा सा होगा। तो पता चल रहा है कि ये जो है एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किया जाता होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है। पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? अब जो दे रखा है बच्चों का खिलौना, ये जो है बच्चों के खिलौने की तरह यूज़ किया जा रहा होगा। उसके बाद है
आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते थे। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। और आगे बता रखा है कि जो आज के समय में है, हल चलाते वैसे तो आज के समय में हल वगैरह रही नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम जो है पुरुष होते हैं। हड़प्पा के टाइम का हमें पता नहीं है कि वहाँ पे फीमेल्स भी ये काम करती थी या नहीं करती थी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब भोजन के बारे में पढ़ेंगे। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। अब चरवाहे जो घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, वो जो लोग हैं सामान गाँव से शहरों तक ले जाते होंगे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ज़मीन की जुताई के लिए हल्का हल्का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे लकड़ी के थे। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पता चल जाती है कि इनके लिए जो हल था वो एक नई चीज़ थी और ये जो थे लकड़ी से बने हुए होते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। अब ये जो हल है इसके आकार के खिलौने बने हैं। अब बच्चे जो है बच्चों के लिए खिलौने उन्हीं चीज़ के होंगे जो एक्चुअल में उनको बनाना आता होगा। अब कोई बड़ा साइज़ है उसका छोटा साइज़ बना के हम बच्चों को दे सकते हैं खेलने के लिए। तो ये चीज़ हमें ये क्लियर कर देता है कि इसका कोई बड़ा स्वरूप भी होगा, कोई बड़ा डिज़ाइन भी होगा जिसका कुछ यूज़ होगा। ये बिल्कुल हल्की आकृति का है। ये जो इसका पैना सा साइज़ है, ये जो एरिया है इसका, ये जो दे रखा है, ये मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ होता होगा। तो वही बता रखा है। खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों को कुछ तरीके अपनाने पड़े होंगे। अब एक चीज़ और है कि यहाँ बारिश की भी जो है कमी थी, सिंचाई के लिए पानी वगैरह होता नहीं था। तो पानी को कहीं स्टोर किया जाता था और टाइम पे मतलब ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से पानी लाकर फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। चारागाह वो जगह होती है जहाँ पे ये कैटल वगैरह ग्रेज़ करती है, घास खाती है। वो खाली मैदान जहाँ पे घास उगी होती है और जानवरों को छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, वो जगह चारागाह होते हैं। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर-दूर तक ले जाया जाता था। बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। जो ये मवेशी रखते थे वो लोग ये क्या करते थे, जो बेर फल है क्योंकि वो झाड़ियों वगैरह में इजीली मिल जाता है, उसको इकट्ठा करते थे, खाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जो है जानवर है उनका शिकार कर लेते थे। अब देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब गुजरात में एक जगह मिली है, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल्स देखेंगे, जो कि है कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा की लोकेशन दे रखी है, ये कच्छ में है जो कि है गुजरात में। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये कंपैरिजन में आ जाता है। हड़प्पा के जो नगर थे वो 2 भागों में जो है बटे हुए थे, बट जो धोलावीरा का था वो 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। अब वहाँ पे जो है हड़प्पा लिपि भी मिली है। धोलावीरा में हड़प्पा लिपि मिली है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है यहाँ पे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। अब धोलावीरा बता दिया है। अब लोथल के बारे में ऐसे ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थर और शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे क्या मिल रहा है, कीमती पत्थर मिल रहे हैं, शंख मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है सेंटर था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरे, मुद्राकन और मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। लोथल का बंदरगाह, ये एक बंदरगाह है लोथल का। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा, जो कि आज भी बंदरगाह में किया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। लोथल में, जो कि गुजरात में ही है, पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मनके बनाने का काम होता था। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ये क्या होता था अब इसको देखते हैं। इसकी पिक्चर दे रखी है। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों तथा थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। स्टैंप लग रही है प्रॉपर। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। जब वो छाप लग जाती थी उसको कहते थे मोहरबंदी। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये सील पैक कर देते थे बेसिकली इसको। आगे देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। अब हमने काफ़ी डिटेल्स पढ़ ली है हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की और ऐसी साइट्स मिली है उनके बारे में। अब देखते हैं इनका पतन, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ होगा। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और पाटों का उपयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। वो जितना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बता रखा था वो भी, और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गई हो। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ी थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ये चीज़ एक जगह पॉसिबल है बट हर जगह नहीं हो सकती। तो इसका कुछ आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का अक्सर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ये एक ही बार में सारा का सारा जो है ये एरिया एक बार में कैसे खत्म हो सकता है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। जो राजा यहाँ पे राज कर रहा होगा शायद उसका जो है कंट्रोल खत्म हो गया हो।
वाह! परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई हैं। जो पाकिस्तान वाला एरिया हमें बताया गया था और इंडिया के 4 स्टेट जो हमें बताए गए थे, वो जो एरिया है वो उजड़ गया है। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। वो जगह छोड़ के दूसरी तरफ जो है शिफ्ट हो गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इसके बाद दे रखा 1400 साल बाद जो है नए नगर बसे। इनके बारे में हम 6 से चैप्टर 6 और 9 में पढ़ेंगे। 6 में भी हमने पढ़ा है। अब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा में जो दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। अपने एटलस में मिस्र ढूँढो जो कि इजिप्ट है। नील नदी के आस-पास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, जो है डेज़र्ट है। ये लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएँ दूर-दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े-बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये पिरामिड के नाम से जाने गए हैं। राजाओं के मरने पर उनके शव को ही इन पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। ये हमें पता है मम्मीफिकेशन किया जाता है जो है डेड बॉडी का। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती हैं जिसमें खाने की चीज़ें, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र जो है, हथियार और जानवर शामिल है। कभी-कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी जो है दफना दिया जाता है। इन दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन-दौलत खर्च किया जाता है। मतलब ये चीज़ें हमने पहले के भी टाइम में देखी हैं, काफ़ी चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि डेड बॉडी के साथ बाकी चीज़ें जो है दफना दी जाती है। बट जो ये इजिप्ट का कॉन्सेप्ट बताया गया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है धन-दौलत खर्च किया जाता है। ये हमने यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए। लाइक मिलने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी तो इनको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।